तो राम राम भाइयों, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मतलब भाग फर्स्ट से लेकर भाग फाइव तक जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल ही बेसिक से और एक एक आर्टिकल को मैं समझा के तब आपको कराऊंगा, तो आप बने रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाग फर्स्ट से। भाग फर्स्ट कहता है संघ और राज्य। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग फर्स्ट में। और इसके अंतर्गत चार आर्टिकल आते हैं जो कि है 1 से लेकर 4 तक। तो जो पहला आर्टिकल है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और इसमें जो राज्य क्षेत्र रखे गए हैं, कहता है भारत राज्यों का संघ है और इसमें जो राज्य क्षेत्र रखे गए हैं वो प्रथम अनुसूची में जो राज्यों की लिस्टिंग है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लिस्टिंग है उसी से रखे गए हैं। तो आप समझ पाए होंगे पहला आर्टिकल क्या कहता है। और आर्टिकल दूसरा इसमें कहता है कि कोई राज्य की प्रवेश, राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। कि किसी राज्य, अगर कोई नया राज्य है, कोई दूसरे देश से कोई नया राज्य जोड़ा गया है, तो उसका जो प्रवेश है, उसकी जो स्थापना है वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत की जाएगी। किसी राज्य का प्रवेश और स्थापना। तो आप समझ पाए होंगे। तो आर्टिकल 2 आप समझ गए। और आर्टिकल 3 ये कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाएं या फिर नाम में कोई परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। तो किसी के क्षेत्र, सीमा और नाम। कई बार आप देखते होंगे राज्य के नाम बदल देते हैं, किसी राज्य की क्षेत्र को बढ़ा या घटा देते हैं। तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो उसमें रखा गया है उसी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये दोनों चीजें करने के जो पावर है वो है संसद के पास। चाहे वो किसी राज्य का प्रवेश हो या फिर स्थापना, या किसी के क्षेत्र में बढ़ाना या घटाना, या फिर सीमा को बढ़ाना, या फिर किसी का नाम बदलना, ये सब संसद के पास पावर है। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये पावर संसद को दी गई है। तो आप समझ पाएंगे। तो इसका जो आर्टिकल 4 है वो ये बताता है कि इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को यूज कैसे करना है। तो आपको भाग फर्स्ट समझ में आया होगा। पहले देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग फर्स्ट कहता है भारत, भाग फर्स्ट का आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और उसमें जो राज्य क्षेत्र रखे गए हैं वो अनुसूची फर्स्ट में जो लिस्टिंग है उसके अंतर्गत रखे हैं। और आर्टिकल 2 कहता है कि किसी राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। कोई नया राज्य है, उसमें वो प्रवेश कर सकता है भारत में और उसकी स्थापना हो सकती है। तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत रखा गया है, जिसकी पावर संसद के पास है। और आर्टिकल 3 किसी राज्य की क्षेत्र की सीमा, क्षेत्र को बढ़ाना, सीमा में परिवर्तन करना और उसके नाम बदलना, ये जो पावर है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद के पास है। तो उम्मीद करता हूँ भाग फर्स्ट आपको याद हो गया होगा। तो ये जो भाग सेकंड है, ये इसमें नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता का वर्णन है। तो इसे हम एक अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पूरा। और इसमें से इनके आर्टिकलों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। आर्टिकल के बेसिस पे इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इसकी थ्योरी वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तो अब चलते हैं भाग 3 की तरफ। तो ये जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार रखे गए हैं। मौलिक अधिकार रखे गए हैं। इसकी मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना। लेकिन इस भाग 3 में से जो मौलिक अधिकार है, इनमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं आर्टिकल के लिए, तो वो मैंने आर्टिकल इसमें लिए हैं। तो सबसे ज्यादा आर्टिकल 17 पूछा जाता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत।
अगर कोई अशस्त्रता का मतलब करता है तो उसे कानून कानून की तरफ से दंड मिल सकता है, मिलेगा। अगर कोई अशस्त्रता को करता है तो मतलब छुआछूत को मानता है तो आप समझ पाए होंगे। तो आप इसका मेन वर्ड याद रखेंगे, अशस्त्रता। तो आर्टिकल 17 में कहा गया अशस्त्रता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अब चलते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। तो आर्टिकल 18 भी कई बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। मतलब अगर आपको कोई दूसरा देश कोई उपाधि देता है तो आप इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर कोई आपको दूसरा देश कोई उपाधि देता है तो आप बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के उस उपाधि को धारण नहीं कर सकते। तो इसी के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 18 में रखा गया है। तो कई बार पूछता है उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 18 में, आप समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत बहुत पार्ट रखे गए हैं, लेकिन आप यहाँ शॉर्ट में समझ लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो पहले इन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको याद होगा इनके मूल वर्ड याद कर लीजिए, इसमें अस्पृश्यता, इसमें उपाधियां, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उम्मीद करता हूं आपको याद हुए होंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। मतलब कि जीवन जीने का अधिकार। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल के थ्रू हमें मिलता है, तो आर्टिकल 21 के तहत। इस आर्टिकल में कई सारे प्रावधानों को जोड़ा गया है, जैसे कि एक मनुष्य को स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, स्वच्छ वायु में रहने का अधिकार है। तो ये सब अधिकार हमें आर्टिकल 21 के तहत ही मिले हैं। तो आप समझ पाए होंगे प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार। तो आप समझ पाए होंगे। और अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल 21A, जब हमारा मूल संविधान था तब ये आर्टिकल नहीं बना था। ये आर्टिकल संशोधन द्वारा लाया गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये आर्टिकल लाया गया। तो ये आर्टिकल कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा शिक्षा अनिवार्य है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ये सरकार को कहा है उन्होंने कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। इसमें निःशुल्क वर्ड हो जाती है ना, निःशुल्क। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो आप समझ पाए होंगे। तो 21 को दोबारा दोहरा लेते हैं दोनों को। 21 में आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार। और आर्टिकल 21A में कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मतलब निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये सरकार को कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी होगी सरकार को। तो आप समझ पाएंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 29 की तरफ। तो आर्टिकल 29 और 30 को एक साथ याद करेंगे, क्योंकि ये दोनों अधिकार अल्पसंख्यकों वर्ग के लिए है। तो इसमें 29 में कहता है अल्पसंख्यक के हितों का वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए ये आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में। और अल्पसंख्यकों के शिक्षा मतलब वो जो आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा मतलब वो किसी भी शैक्षणिक जहां मतलब शिक्षा मिलती हो अपनी मनपसंद की जगह पे बैठ सकते हैं, या किसी को शिक्षा अपने मनपसंद की शिक्षा दे भी सकते हैं। उन्हें ये अधिकार दिया हुआ है, मतलब उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी जहां भी शिक्षा पाना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे।
ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए प्रावधान है इसमें। इसमें हितों का प्रावधान है अल्पसंख्यकों के, इसमें शिक्षा। तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए क्योंकि ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो एक बार भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार थे और इनसे जो आर्टिकल पूछे जाते हैं उन्हें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 ए मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और आर्टिकल 29 जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधित प्रावधान इसमें है, मतलब वो किसी भी जगह शिक्षा ले सकते हैं, उनके साथ उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा, कहीं भी शिक्षा लेने के लिए बैठ सकते हैं, ये उन्हें अधिकार है। तो अब चलते हैं भाग 4 की तरफ। हाँ तो भाइयों भाग 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं आगे। तो भाग 4 कहता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। भाग 4 में डीपीएसपी, डीपीएसपी आप डीपीएसपी पढ़ते होगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वही उन्हीं का वर्णन भाग 4 में है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है सरकार को सरकार का दायित्व बताते हैं। इसे हमने एक अलग चैप्टर में कंप्लीट करा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना। तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो 36 से 51 है, लेकिन जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं वही मैंने कवर किए। तो आर्टिकल 40 पूछा जाता है अक्सर कि आर्टिकल 40 में क्या है। तो आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत। अब जो है ये जो ग्राम पंचायत है ये सरकार ने अनिवार्य कर दी है। आपने पढ़ा होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची के तहत इसे अनिवार्य कर दिया है और इसे 29 कार्य क्षेत्र भी दिए हैं काम करने के लिए। तो आप आर्टिकल 40 को याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। तो अब चलते हैं आर्टिकल 44 की तरफ। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब यूनियन सिविल कोड, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उन सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये प्रावधान आर्टिकल 44 में रखा गया है। ये सरकार को एक दायित्व दिया गया है कि आपको ऐसा एक कानून बनाना है जो सभी धर्म जाति के लिए समान हो। कैसी कैसी स्थिति में, जैसे विवाह, पितरात्मक संपत्ति, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुओं के में पितरात्मक संपत्ति विवाह के लिए अलग अलग कानून है, लेकिन मुसलमानों में अलग अलग कानून है। तो राज्य ने मतलब इन्हें सरकार को एक दायित्व दिया गया है कि सभी, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, सभी के लिए एक ही जैसे कानून का प्रावधान हो। तो उसे ही समान नागरिक संहिता कहते हैं। ये अभी तक कहीं भी लागू नहीं हुई है, ये बस एक राज्य में लागू हुई है जो कि है गोवा। तो आप याद रखेंगे गोवा राज्य में लागू हुई है। तो आपको ये दोनों याद हुए होंगे जो कि आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। तो अब चलते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों के सुरक्षा और उसे संरक्षण, मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं स्थल हैं उन्हें उनका संरक्षण ये सरकार को दायित्व दिया गया है। मतलब जैसे ताजमहल, लाल किला, ये जो स्मारक हैं स्थल हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनके संरक्षण का, मतलब उनमें लूट फूट ना हो, चोरी ना हो, तोड़ा फोड़ी ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। तो आप जानते हैं कि इनकी संरक्षण भी होता है, पुलिस खड़ी रहती है, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं उनके बाहर के उन पे कोई चोरी चकारी ना हो और ये सब ना हो। तो आप समझ पाएंगे। तो 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थलों का संरक्षण। तो आप समझ पाए होंगे। आर्टिकल 50 कहता है, अब चलता है आर्टिकल 50 पर। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, क्योंकि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो गए तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब अलग अलग ही रहना चाहिए इनको।
अलग अलग। कार्यपालिका और न्यायपालिका कहाँ पृथक करें? आप समझ पाएंगे। और आर्टिकल 51 हमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मतलब सरकार को कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुरक्षा भी देखेंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भी रहनी चाहिए और सुरक्षा भी। तो आप समझ पाएंगे। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो आपको ये तीनों याद हो गए, ये पांचों के पांचों याद हो गए होंगे। तो इन्हें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 40 में ग्राम पंचायत, 44 में समान नागरिक संहिता, यूनियन सिविल कोड, 49 में राष्ट्र महत्व के स्मारक और स्थलों की संरक्षण, 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो अब चलते हैं भाग चार। भाग चार क में मूल कर्तव्य हैं। तो ये जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं पहले संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये जोड़े गए मूल कर्तव्य। इनको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इनमें आर्टिकल नहीं है, जबकि 11 कर्तव्य हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं भाग 5 की तरफ। भाग पांच है जो कि 52 से 151 आर्टिकल तक है। और इसमें कई सारे मतलब कवर हो जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, ऐसी कई सारे जो मतलब हैं वो कवर हो जाते हैं इसमें। तो अब पहले हम करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, राष्ट्रपति से संबंधित भाग 5 में उन्हें कवर करते हैं पहले। तो आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति के पद का वर्णन है आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति को दिखाता है, कार्य एवं शक्ति को। जैसे आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का एक हेड होगा और उसके अंतर्गत उसकी शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में। ठीक है, और क्या नाम है, आर्टिकल 54 कहता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, कैसे होगा, ये आर्टिकल 54 कहता है। तो इन तीनों को रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 कार्य एवं शक्ति राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, आर्टिकल 54। आप समझ पाएंगे, ये पूछे जाते हैं। तो कि और आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग। यही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है। तो आर्टिकल 61 आप याद कर लेंगे। महाभियोग मतलब उसे हटाया, मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। इसे हम जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 72 पे चलते हैं। तो आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, मतलब वो जैसे किसी ने कोई दंड किया हो तो उसे क्षमा कर सकता है, या उसकी जो दंड की अवधि है उसे कम कर सकता है, उसके मृत्यु दंड को रोक सकता है। ये अधिकार आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है कि वो किसी के अपराध को क्षमा दान दे सकता है। तो आप समझ पाए होंगे, कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 ये कहता है कि लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री की सहायता से वो इसका विघटन कर सकता है लोकसभा का। 85 आप समझ पाए होंगे, 85 में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री की सहायता से।
और 123 है अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश है क्या? अध्यादेश मतलब किसी एक, पहले कानून बनाने की विधि को देखते हैं। कानून हमारा जब पास होता है, जब वो लोकसभा से भी उसे अनुमति मिल जाए, राज्यसभा से भी मिल जाए और लास्ट में राष्ट्रपति से भी, जब ये तीनों अनुमति दे देते हैं, एग्रीमेंट दे देते हैं, तब जाके एक कानून पारित होता है। लेकिन जब सत्र नहीं बैठते, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सत्र नहीं बैठते और कोई कानून है जो कि बनना जरूरी है, तो राष्ट्रपति को एक शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति को एक शक्ति मिली हुई है 123 आर्टिकल के तहत, एक अधिकार मिला हुआ है कि वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब उस कानून को अपने साइन के द्वारा लागू कर सकता है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं बैठते हैं। सत्र ना बैठने की स्थिति में राष्ट्रपति को आदेश है कि वो अपने ही साइन करके वो इसको लागू कर सकता है, कानून को लागू कर सकता है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसे 123 आर्टिकल के तहत है राष्ट्रपति को। अब चलते हैं आर्टिकल 143। इसमें आर्टिकल 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यता नहीं है, सिर्फ उनसे सलाह ले सकता है। तो आप समझ पाए होंगे ये इंपॉर्टेंट थे राष्ट्रपति के लिए। मतलब राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उनमें ये इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कवर किए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61 में महाभियोग, 62 में क्षमादान की शक्ति, वो 61 में क्या नाम है महाभियोग, 72 में क्षमादान की शक्ति, और क्या नाम है 85 में लोकसभा का विघटन कर सकता है प्रधानमंत्री की सहायता के साथ, और 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है जब सत्र नहीं बैठते तो उसे अधिकार है कानून बनाने का अपने साइन के द्वारा, और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्यता नहीं है। ठीक है, आप समझ पाएंगे राष्ट्रपति को। अब चलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए दो आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो 63 में जो आर्टिकल 63 है उसमें उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में दिया गया। आर्टिकल 64 में यह कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति तो भाई जो ये उपराष्ट्रपति है, 63 पढ़ लिया, 63 में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, और आर्टिकल 64 में है राज्यसभा का पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में राष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होगा। तो आप लोग जानते होंगे जो उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति होने के लिए इसे जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती। इसे जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए सैलरी मिलती है। आप समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं प्रधानमंत्री की तरफ। तो प्रधानमंत्री का जो है, प्रधानमंत्री के लिए दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 74 और 75, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जो कि सहायता करेगी राष्ट्रपति की। एक मंत्री परिषद होगी जो कि सहायता करेगी राष्ट्रपति की, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो होंगे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, समझ पाए होंगे। आर्टिकल 74 कहता है एक मंत्री परिषद होगी जो सहायता करेगी राष्ट्रपति की, लेकिन उसके जो प्रधान होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री, जो हेड होंगे। और 75 कहता है आर्टिकल 75 की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे,
और जो मंत्री परिषद की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। तो ये आर्टिकल 75 में कहा गया है, तो आप समझ पाएंगे। 74 में मंत्री परिषद होगी जो कि सहायता करेगी राष्ट्रपति जी की, और जो उसका मंत्री परिषद का हेड हो गए वो होंगे प्रधानमंत्री। और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के साथ। तो अब चलते हैं संसद। संसद का आ जाते हैं। संसद में जो इंपॉर्टेंट है, जो संसद से पूछे जाते हैं, वो मैंने लिए। संसद में है आर्टिकल 79। 79 ये कहती है कि भारत में एक संसद होगी। 79 में ये कहा गया कि भारत में एक संसद होगी। 80 में राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन भी कहते हैं। और 81 में है लोकसभा का वर्णन। जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। आप समझ पाएंगे। 79 क्या कहता है? भारत में एक संसद होगी। संसद मतलब, संसद कहते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने को ही संसद कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। और ये जो आर्टिकल 100 है, ये कहता है कि अगर कुछ चीज मतलब अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे, अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे, मान लो कि एक चुनाव हुआ और उसमें दोनों तरफ जो वोट है विपक्ष और उसमें दोनों में 50-50 हो गए, मतलब उसका चुनाव नहीं हो पा रहा कि कैसे करें क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में अध्यक्ष महोदय एक निर्णायक मत देंगे, मतलब निर्णायक चुनाव करेंगे, जिसे आर्टिकल 100 के अंतर्गत उन्हें यह पावर प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है कि ऐसी सिचुएशन अगर बनती है कि 50-50 का केस हो जाता है विपक्ष और उसके बीच, तो ऐसी सिचुएशन में अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देने का अधिकार आर्टिकल 100 के बीच है। और 105 जो है उसमें कहा गया है संसद को विशेष अधिकार, संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो आर्टिकल 105 के अधिकार दिए गए, अधिक मतलब अतिरिक्त दिए गए। संसद को कुछ विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के अंतर्गत दिए गए। और 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन मतलब राज्यसभा, कोई बिल है वो कई सालों से अटका पड़ा है और उसे मतलब लागू करना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाएगा जिसमें राज्यसभा भी होगी लोकसभा भी होगी, उसे ही कहते हैं संयुक्त बैठक। तो इसमें इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो आप ये दोनों क्वेश्चन याद करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो अब चलते हैं, ये आपको याद होगा, आप चलते हैं 110 की तरफ। 110 कहता है धन विधेयक। 110 में धन विधेयक। आप जानते हैं धन विधेयक पास होता है सिर्फ लोकसभा से। इसमें मतलब राज्यसभा सिर्फ अपनी कुछ मतलब सलाह दे सकती है, कुछ सलाह दे सकती है, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकती। इसमें जो पूर्ण अधिकार होता है वो होता है सिर्फ लोकसभा के पास होता है धन विधेयक का। तो आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। 110 में धन विधेयक। और आर्टिकल 76 में कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा।
CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग भारत में एक महान न्यायवादी होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये आप समझ पाएंगे। तो इन्हें एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और 100 में मतलब अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे, और 105 में संसद को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 105 के तहत। 108 आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन, जिसे राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और आर्टिकल 110 जो कि एक धन विधेयक, जिसमें पूर्ण अधिकार लोकसभा को होता है, लोकसभा में पेश होता है ये धन विधेयक। और आर्टिकल 76 मतलब भारत का एक महान्यायवादी होगा और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो आप जहां तक देखेंगे ज्यादातर राष्ट्रपति ही नियुक्ति कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल हो गए पूरे। उम्मीद करता हूं कि आपको याद हुए होंगे, और ये महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप रिपीट करते रहना, क्योंकि इनसे अक्सर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब से विदा लेते हैं। अब इसका ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, और शायद इसके मैं 2 पार्ट और निकालूं। तो चलिए फिर बने रहिए।